नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज बिहार का बजट पेश होना है विधानसभा में। आज ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब विधानसभा में बजट की पेशी होनी है। बजट का आकार 10% तक बढ़ाने की पूरी तैयारी रखी गई है। 2.60 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा और इसका आकार बढ़ाया जाएगा। बजट में नौकरी और रोजगार पर जोर रहेगा। 7 निश्चय 2 को पूरा करने पर भी जोर रहेगा। साथ ही चौथे कृषि रोड मैप का नया खाका भी पेश हो सकता है। तो आज का दिन बिहार वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज बिहार में बजट पेश होना है। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज बिहार का बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे। और कल विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया जिससे आज के बजट का अनुमान लगाया जा सकता है। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। अर्थव्यवस्था में कृषि और सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.1% रही। वहीं बिहार में सेवा क्षेत्र की विकास दर की बात कर लें तो वो 17.4% रही है। होटल, रेस्टोरेंट, कारोबार, मरम्मत और रखरखाव अव्वल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसार का योगदान 10% तक रहा है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में 9.43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ोतरी में बिहार टॉप 10 में शामिल है। और बिहार राज्य की जीडीपी की भी अगर हम बात करें तो 4,28,065 करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 30,789 रुपए हो गई है। और साथ ही साथ प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी में पशुधन और उत्खनन सर्वाधिक योगदान रख रहा है। खनन और उत्खनन क्षेत्र में 90% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और सबसे समृद्ध जिलों की सूची भी हम आपको बता देते हैं। पटना, बेगूसराय, मुंगेर अव्वल दर्जे पर है और यहां पर सबसे समृद्धि देखी जा रही है। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से विकास की बात सामने आ रही है जो कि एक बेहद अच्छी बात है। और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों की सूची में 6ठे स्थान पर है। और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में टॉप 10 में कौन कौन से राज्य हैं, सबकी चर्चा हम आपसे एक एक करके करते हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो 11.15% प्रति व्यक्ति आय है। जम्मू कश्मीर 10.92%। तेलंगाना की बात कर ली, तेलंगाना में 10.86%। आंध्र प्रदेश 10.73%। साथ ही साथ राजस्थान में 9.76% है। और बिहार के आय वृद्धि टॉप 10 की अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की तो 9.43% की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक 9.04%। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 8.59% आय वृद्धि टॉप 10 में जो राज्य हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा 8.30%। तमिलनाडु की बात कर लें तो 7.59% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो ये दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस टॉप 10 की सूची में बिहार 6ठे स्थान पर है। और चलिए अब बात करते हैं पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख सेक्टर्स में बजट आवंटन की, जिससे आप इस साल के बजट का अनुमान लगा सकते हैं। अगर इस बार इन सेक्टर्स में आवंटन में बढ़ोतरी होती है तो कहा जा सकता है कि इन सेक्टर्स में तेजी से विकास होगा। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। 39,191,87 करोड़ रुपए शिक्षा पर निवेश होते हैं। स्वास्थ्य में 16,134,39 करोड़ और इसके अलावा 7,712.30 करोड़, यानी कि बुनियादी ढांचे की अगर हम बात कर लें तो 29,749.64 करोड़ रुपए का ये ढांचा है। और अगर इन सेक्टर्स में निवेश किया जाता है तो इस बार का अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विकास देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं आगे, बजट को लेकर पटना के लोगों को क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए उनकी राय सुनते हैं। बिहार सरकार आज बजट पेश करने वाली है और इस बार का बजट जो है उसका आकार पिछले बार से 10% ज्यादा होने की उम्मीद है। और
इस बजट में क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं, लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तमाम लोग निकले हैं और चाय भी हाथ में दिख रही है। तो आज बजट पेश होना है और बजट का आकार भी ज्यादा है। क्या उम्मीदें करते हैं कि इस बजट में कौन कौन सी आशाएं पूरी हो सकती हैं? बिहार सरकार से तो अभी क्या आशा पूरी होगी। जो भी है इनका कुछ जो है सो केंद्रांश भी घट रहा है, अपना कोई मनी जनरेट करने का इनके पास स्कोप नहीं है। कुछ कर बढ़ाएंगे और कुछ अगर बढ़ाएं, कुछ शिक्षा चिकित्सा की कुछ व्यवस्था अगर बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन और तो कुछ उम्मीद नहीं है। कर बढ़ेगा और पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जनगणना करा रहे हैं जाती है, इसी में पैसा लगा रहे हैं, काम के लिए पैसा थोड़ा। सरकारी नौकरी का तो उन्होंने वादा किया था कि जैसी सरकार बदलेगी पहला जो हम शपथ लेंगे उसी में 10 लाख नौकरी का घोषणा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, वो भी आखिर कर क्या सकते हैं। 10 लाख नौकरी का रिक्वायरमेंट है कहाँ बिहार में। जो पहले से पद है उसी को फिर दोबारा उसको ज्वाइन करा के उसका गणना अब कर रहे हैं। को तो उम्मीद सरकार से ही कर रहे हैं कि भगवान उनको सुबुद्धि दें कि हमारी चाय चलते रहे। महंगाई बढ़ा दें तो चाय वो छूट जाएगा। उनका चाय जो है वो चलते रहना चाहिए। और क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या हो? बजट में हम चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेट कर रहा है, अभी सदियों से माइग्रेट बिहार का मजदूर, बिहार का स्टूडेंट बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, कुछ ऐसा प्रावधान करें कि माइग्रेशन रुके। इसके लिए अलग से बजट में व्यवस्था सरकार करे। किसान परिवार से हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि किसान के खाद बीज पर सब्सिडी मिले पूरा। इतना महंगाई हो गया है जो कहना मुश्किल, और क्या कहें। और हम जाते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा उनको। सड़क तो ठीक है, शिक्षा तो पूरा बदतर हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बजट देना चाहिए। देखो तो ये तमाम पटना वासी जो है उनकी उम्मीद भी है और सलाह भी है कि इस बार अगर बजट पेश हो रहा है, नौकरियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर किसान की बात हो, उनकी बातों को सरकार जरूर समझे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आज के बजट को लेकर दरभंगा के लोगों की क्या राय है? मिथिला से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ये कहना है मिथिला वासियों का। और इस बार बजट में खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। आज बिहार का बजट पास होने वाली है और इससे व्यवसायियों, बिहार के व्यवसायियों को काफी उम्मीदें हैं। हम लोगों ने तो देखा है पिछला बजट, जैसे खेल विश्वविद्यालय खोलना था, लेकिन अब तक नहीं खुला है। पिछले बजट के 2 बजट से चल रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि पहले बजट लोक कल्याणकारी हो। बहुत सारे टैक्स, थोड़ा सा रिबेट है, जैसे डीजल पेट्रोल पर जो सेस वगैरह लगाया हुआ है या यहाँ गैस वगैरह में जो लगाया है उसमें कमी करे बिहार सरकार। और जितने भी पुरानी योजनाएं जो बजट में ली गई थी पिछले बार, उसको पहले पूरा करे, तब भी बजट का महत्व बनता है। और लोगों को सरकार से बड़ी आशा है कि बजट में विभिन्न इलाकों का जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह है उस सब में भी फंड वगैरह दे ज़्यादा, जिससे लोग रोजगार को प्राप्त कर सकें, मार्केट में मंदी की स्थिति न आए। इस तरह का बजट होना चाहिए। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब बजट निकलता था तो लगता था कि हम लोगों के लिए कुछ है, लेकिन कुछ समय से ऐसा लगने लगा है कि बजट में खास करके हम लोगों के लिए, मिथिला रीजन के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जब देश लेवल का बजट आता है तो भी हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं रहता है। जब बिहार लेवल का बजट आता है तो हमारे मिथिला रीजन के लिए कुछ नहीं रहता। हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, बुनियादी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिसका घोर अभाव है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर लोग जाकर अपना स्वास्थ्य सुविधा का चेकअप करवा सके। हमें मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बजट से हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि हमारे मिथिला रीजन के लिए भी कुछ किया जाए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ किया जाए, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ किया जाए, जैसा कि खेलकूद के लिए बोला गया, खेलकूद के लिए कुछ किया जाए। हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है। और आज बजट को लेकर गृहिणी, कारोबारी, शिक्षक और किसानों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि बजट कल्याणकारी हो और जो लोगों के हित में हो। सुनिए नवादा में लोगों की क्या राय है। बिहार का बजट पास होने वाली है और इससे व्यवसायियों, बिहार के व्यवसायियों को काफी उम्मीदें हैं।
और छोटे व्यवसायियों के लिए सरल नीति बने, जिससे वो मार्केट में और सस्टेन कर सके, और जो भी नीतियां आए सरकार का वो छोटे व्यवसायियों को पुशअप करे, जो पोस्ट कोविड के टाइम से ही काफ़ी लोग ये मार खा चुके हैं बिजनेस में। गृहिणी जो होती है, जो पूरे परिवार को एक अच्छा पोषण देके आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि हम लोग को कम बजट में सामान उपलब्ध हो, जिससे कि हम कम बजट में भी अपना पूरा न्यूट्रिशन परिवार को दे सकते हैं। इसके लिए तो पहले गैस का भी एक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि हम लोगों को चाहिए कि कम बजट में गैस उपलब्ध हो, और खाद्य पदार्थ का भी जो है रेट वो थोड़ा सा कम हो। देखिए, बिहार है एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे एक ही एक विकल्प है शिक्षा में बिहार सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाकर, ठीक है, लोगों को एक नया स्किल दिया जाए, यहाँ के एकेडमिक को सुधारा जाए, और कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी खोलकर या फिर टेक्निकल क्लासेस करवाकर बच्चों को छात्रों में एक स्किल उत्पन्न किया जाए। हम लोग तो चाहते हैं मार्केट के हिसाब से सरकार के अच्छी मिलना चाहिए रेट, या समय समय पर बिया खाद मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो दयानंद कुमार हुआ। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसंपर्क सत्ता की सीढ़ी है, और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए नेता यात्रा करते हैं, जिससे उनका जनता से सीधा संपर्क होता है। बिहार और देश की सियासत में यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी है। कहीं भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो कहीं जन स्वराज यात्रा, कहीं गरीब संपर्क यात्रा हो रही है, तो कहीं समाधान यात्रा। और यात्राओं की श्रृंखला में एक नई यात्रा का नाम जुड़ रहा है, वो है यात्रा विरासत बचाओ नमन यात्रा। ये यात्रा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, और इस यात्रा के जरिए कुशवाहा विरासत बचाने का आह्वान कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस यात्रा के जरिए कुशवाहा किसी विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं? किस विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं, और क्या कुशवाहा की यात्रा से वाकई विरासत बच पाएगी? और नई पार्टी बनाने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण की भीतिहरवा से कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। ये यात्रा 2 चरणों में होगी, और 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहला चरण चलेगा। 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दूसरा चरण होगा, और पहले चरण में कुशवाहा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया से छपरा और सिवान तक जाएंगे। मार्च से लेकर 14 मार्च तक होली का ब्रेक लिया जाएगा, और होली के ठीक बाद यानी कि 15 मार्च से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरे चरण की हम बात कर लें तो पटना जिला, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, औरंगाबाद से होते हुए अरवल में जगदेव बाबू के गांव में 20 मार्च को यात्रा का समापन किया जाएगा। दरअसल कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी जुदा हो चुकी है। 2 करीबी दोस्त अब अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के शुभचिंतक अब धुर विरोधी बन चुके हैं। तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कुशवाहा को नागवार गुजरी, और उन्होंने जेडीयू से नाता ही तोड़ लिया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान सभा भी होगी, जिसमें कुशवाहा जनता से सीधा संवाद करेंगे। यात्रा के जरिए कुशवाहा अपनी विरासत को बचाने की कोशिश करेंगे। चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लव समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार।
उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हम तो पहले भी कई बार कहा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते, कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती, सबको समाज से किसी को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं। तो कुशवाहा की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन उन बातों से सवाल तो ये उठता है कि क्या कुशवाहा अपनी यात्रा से अपनी विरासत को बचा पाएंगे। दरअसल तीसरी दफा नीतीश कुमार से नाता तोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा 20 फरवरी को राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया है, उसे बनाया है। अब कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा के जरिए पूरे बिहार में अपनी सियासी रणभेरी बजाने की पूरी तैयारी में है। यूं कहा जा सकता है कि कुशवाहा अपनी यात्रा के बहाने अलग अलग जातियों को साधने का गणित बिठा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं। कुशवाहा अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण में उस जगह से कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। बीती हर बार कई राजनीतिक यात्राओं के प्रारंभ या समापन के लिए बहुत चर्चित रहा है। वो मार्च में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी स्मारक जाएंगे और जुब्बा सहनी साहनी जाति से वो आते थे, और इसके बाद कुशवाहा शहीद रामफल मंडल भी स्मारक भी वहां पर पहुंचेंगे। मंडल धानुक जाति से थे और इसीलिए धानुक जाति को साधने की कोशिश भी कुशवाहा की तरफ से की जाएगी। इसके बाद नंबर आएगा बाबू सूरज नारायण सिंह स्मारक का, जो राजपूत जाति से थे। इसके साथ ही साथ साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु स्मारक की यात्रा भी वो करेंगी और बिहार की विरासत मानकर इस यात्रा को पूरी की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि रेणु की धानुक जाति के बारे में भी पिछले 2 दशकों में खूब चर्चा हो रही है। मधेपुरा में वो बीपी मंडल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और जातिगत व्यवस्था को लेकर बहुचर्चित मंडल कमीशन के प्रमुख यानी कि बीपी मंडल खुद यादव जाति के थे। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक के बहाने नाई जाति को साधने की कोशिश कुशवाहा की तरफ से होगी और सारण में दलित वर्ग के पासी समाज आने वाले जगलाल चौधरी स्मारक पर भी पहुंचेंगे। कुशवाहा अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले यानी कि नालंदा से करेंगे और लक्ष्य भी उनकी जातीय विरासत पर ही रहेगी। नालंदा की एकंगर सराय में वो लाल सिंह त्यागी स्मारक और बिहार शरीफ में गुरु साहेब लाल स्मारक पर जाएंगे और इसके बाद कुशवाहा शेखपुरा में भूमियार जाति से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्मारक पहुंचेंगे। आगे वो भागलपुर जाएंगे और आदिवासी समाज से आने वाले वीर शहीद तिलका मांझी स्मारक की यात्रा करेंगे। और इतना ही नहीं, नवादा पहुंचकर लालू नीतीश जैसे नेताओं को खड़ा करने वाले और कायस्थ जाति से आने वाले जेपी के आश्रम जाएंगे। गया में कुशवाहा मूसहर जाति से आने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मारक पर जाएंगे और आगे वो रोहतास में मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग से आने वाले डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हताश में राजपूत जाति के शहीद निशांत सिंह स्मारक पर पहुंचेंगे और भोजपुर में भी कुशवाहा बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक के बहाने राजपूत जाति पर उनका लक्ष्य निर्धारित होगा। यानी कि कुल मिलाकर हर जाति को साधने की कोशिश कुशवाहा की तरफ से लगातार की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति काफी मायने बिहार की राजनीति में रखती है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस तरह की विरासत को कुशवाहा बचाना चाहते हैं। कुशवाहा समाजवादी विचारधारा को बचाना चाहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जंग लग चुका है। कुशवाहा सत्ता में गरीबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनकी हकमारी उन्हें मंजूर नहीं है। यादव, कोयरी और कुर्मी की सत्ता में भागीदारी के लिए त्रिवेणी संगम बना था। नीतीश और लालू प्रसाद सत्ता सुख भोग चुके हैं और अब कुशवाहा को उसमें हिस्सेदारी चाहिए। कुशवाहा ने जेडीयू को कमजोर से उसे आरजेडी में विलय का आरोप लगाया है और ये कहा है कि जेडीयू कमजोर हो गई और इसीलिए आरजेडी में उसका विलय हुआ है। सत्ता की बागडोर तेजस्वी को देने के लिए समझौता तक करने का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया। ये समझौता कुशवाहा को मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। साथ ही साथ देश प्रदेश में यात्राओं का मौसम
लगातार चल रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि यात्राएं लगातार चल रही है और इसमें अब कुशवाहा की नई यात्रा तो है ही, साथ ही साथ राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। गांधी ने कन्याकुमारी तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा भी चल रही है और इसके बाद कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा की। साथ ही साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात कर लें तो उनकी जन स्वराज यात्रा बदस्तूर जारी है। साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग जिलों में जाकर अपनी यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी आपने देखी, जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी लेने और समस्या का समाधान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं, यानी कि नीतीश की यात्रा के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गरीब संपर्क यात्रा की है। और अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत को बचाने के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं, यानी कि यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी है। अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से यात्राएं लगातार चल रही है, लेकिन इसका कितना प्रभाव जनता पर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने कुशवाहा की यात्रा का समर्थन किया है तो महागठबंधन ने कुशवाहा की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बिहार में यात्रा होगी, वो यात्रा नीतीश कुमार जी के भ्रष्ट कुशासन का पोल खोलने का यात्रा होगी, जनता को न्याय दिलाने का यात्रा होगी और जनता का विश्वास जीतने का यात्रा होगी। सोच को किसी और के हाथों गिरवी रख दे, उससे विरासत की बात सुनना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रख करके पूरी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बस एक ही यात्रा करते हैं, जनता दल से अपना दल, अपना दल से जनता दल, बस यही यू टर्न उनको आता है यात्रा में। अब इसके अलावा कौन सी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी भाई? वो तो एक ही रास्ता जानते हैं, एक ही यात्रा जानते हैं। तो जनता दल से अभी अपना दल के लिए गए हैं और ये यात्रा फिर उनकी जनता दल तक पहुंचने वाली है। इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए उनकी इस यात्रा को। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में आने जाने क्रम के कारण उनका जो भी जनाधार था वो जनाधार समाप्त हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं पूरे बिहार में। उनकी इस यात्रा से किससे लाभ मिलना है? आवाम को तो फायदा होना नहीं है। निश्चित रूप से अपना उनका स्वयं का कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिसके वजह से यात्रा पे जाने की वो बात कह रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।